हेलो एंड वेलकम। नमस्कार, मैं विजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं जॉब गुरु विजय शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लोग 1500 के लगभग क्वेश्चन करेंगे जो आपके वन लाइनर होंगे। और अगर आप आईटी इंस्ट्रक्टर का पेपर दे रहे हो या इसके अलावा हरियाणा बिजली बोर्ड का, पीजीटी संस्कृत का, कांस्टेबल का, किसी भी टाइप का आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे, लेकिन हाँ, आने की संभावना होती है क्योंकि हरियाणा बहुत छोटा जीके होता है हरियाणा का, तो कहीं ना कहीं सर्कुलेट होते हुए यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन जो है वो आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चन है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए कि हरियाणा में साहित्यक अकादमी का गठन कब हुआ। साहित्यक अकेडमी का तो ये हुआ था बच्चों 9 जुलाई 1970 को। दूसरा दिया है कि हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर का ऑप्शन आ जाए तो वो लगता है सूरजकुंड में। इसे सूरजकुंड का मेला भी बोला जाता है। और सूरजकुंड कहाँ पे स्थित है जी, तो ये है फरीदाबाद में। चलिए, नेक्स्ट दिया है कि सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो होता है वो कब लगता है। तो ये मेला बच्चों फरवरी को लगता है और हर साल लगाया जाता है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक ये मेला चलता है, यानी कि 15 दिन तक ये मेला चलता है। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं कि हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है। कौन सा लोक कवि है जो सबसे लोकप्रिय है। तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लक्ष्मी चंद पे काफ़ी गाने वगैरह भी बनते हैं। हरियाणा के जितने भी कलाकार हैं वो लक्ष्मी चंद जी पे गाने गाते हैं। तो ये कब बनाया जाता है, कौन है लोकप्रिय जो कवि है, तो ये माना जाता है लक्ष्मी चंद को। नेक्स्ट दिया है कि हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। तो ये है गुरुग्राम में, जिसका नाम आज के टाइम पे क्या है, गुरुग्राम है। और ये लिखा हुआ है यहाँ पे गुड़गांव। तो गुड़गांव का नाम बदल के फिलहाल गुरुग्राम कर दिया गया और नया नाम भी गुरुग्राम नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है। ठीक है, दूसरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कौन सा है। पहला सुल्तानपुर नेशनल पार्क है जो कहाँ पे स्थित है, गुड़गांव में स्थित है। चलिए, नेक्स्ट दिया है कि हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है। जहाँ पे मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है, तो वो है बच्चों भोरसेंदा में। और भोरसेंदा कहाँ पे स्थित है, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है जी, तो भोरसेंदा में है। और भोरसेंदा मेरा कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं कि हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है। जहाँ पे गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है तो वो जगह है पिंजौर। और पिंजौर कहाँ पे स्थित है जी, पंचकूला के अंदर है। चलिए, नेक्स्ट दिया है कि हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है। मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र तो ये है झाबुआ में, और झाबुआ स्थित है रेवाड़ी के अंदर। चलिए, नेक्स्ट दिया है कि हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है। ये फिलहाल का क्वेश्चन है कि ये कहाँ पे बन रही है, तो ये बिनोला गुड़गांव के अंदर बन रही है। ठीक है, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी मतलब ये क्या है, डिफेंस किस सिस्टम के अंदर आ गया, तो ये आर्मी वगैरह का सिस्टम आ गया। तो इंडियन नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ पे स्थित है जी, तो ये है बिनोला गुड़गांव में। नेक्स्ट दिया है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। हरियाणा का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये है जाटपाली। और जाटपाली कहाँ पे स्थित है, महेंद्रगढ़ में। चलिए, नेक्स्ट दिया है कि हरियाणा किन किन अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है। तो ये याद कर लेना, जो हरियाणा कहाँ पे स्थित है, तो अक्षांश रेखा की अगर आप हम बात करते हैं तो 27.39 मिनट से लेके 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और वहीं पर 74 डिग्री 28 मिनट से लेके 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगर देशांतरों का पूछ लिया जाए तो 74-28 से 77-36 है। और वहीं पर अगर अक्षांश का पूछ लिया जाए तो 27-39 से लेके 30-55 तक है। चलिए, नेक्स्ट दिया है कि हरियाणा की कौन सी नदी जो पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है। देखो, ये है यमुना नदी। और यमुना नदी जो है वो कहाँ पे सीमा बनाती है, एक प्राकृतिक सीमा बनाती है किसके साथ, अपना यूपी के साथ। ठीक है, यमुना नदी का पानी हरियाणा भी यूज़ करता है, यूपी भी यूज़ करती है और बाद में दिल्ली भी यूज़ करती है। ठीक है, 3 ऐसी जगह है जो इस नदी का पानी यूज़ करती है। चलिए, नेक्स्ट दिया है वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटक स्थलों का नाम पक्षियों के नाम पे रखा गया है। तो यहाँ पर सारे के सारे जो पर्यटक स्थल है उनका नाम पक्षियों के नाम पे रखा गया है, और ये है अपना हरियाणा। चलिए, नेक्स्ट दिया गया है कि हरियाणा की जनगणना, यानी जनगणना क्या होती है, हर 10 साल के बाद होती है। 2011 में हुई थी, अब 2021 में चल रही है। तो 2021-11 की जनगणना के अनुसार
क्या क्वेश्चन दिया गया है जी, कितनी है? तो ये है 25351, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ लाख में दिखाया गया है 253.53 लाख। चलिए नेक्स्ट दिया गया है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? तो ये है 877। नेक्स्ट दिया है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व है जी 577। अगर आपसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे रहती है, तो वो है फरीदाबाद। सबसे छोटा है लेकिन फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम है जी सिरसा में, ठीक है। सिरसा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट दिया है कि अंग्रेजों ने हरियाणा का पंजाब में कब मिलाया? अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया? तो सन 1858 में क्या किया था? हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया था। और अलग कब हुआ पंजाब और हरियाणा? तो 1 नवंबर 1966 में, ठीक है। तो 1966 में ये क्या हो गया? अलग हो गया। चलिए नेक्स्ट दिया गया है पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया? तो जे.सी. शाह का नाम सुना होगा आपने। तो जे.सी. शाह आयोग जो बना था उसमें किया गया था हरियाणा और पंजाब की सीमा का आयोजन। नेक्स्ट दिया है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? ठीक है। तो सबसे कम रेशियो किस में है? हरियाणा में है। सबसे डाउन में था, ठीक है। और अब धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, ऊपर जा रहा है। लिंगानुपात काफ़ी बढ़ गया। आई थिंक 930 के लगभग आज के टाइम पे लिंगानुपात हो रखा है। नेक्स्ट दिया है कि रजिया बेगम का कत्ल कहाँ पे हुआ था? तो रजिया बेगम का कत्ल हुआ था जी कैथल में। नेक्स्ट दिया है रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ? 1240 ईस्वी में किया था और शायद इसके भाई ने इसका कत्ल कर दिया था, ठीक है। ऐसा करके कुछ इसका इतिहास है कि इसके भाई ने इसको मार दिया था। और पहली महिला थी जो दिल्ली की गद्दी पे बैठी थी रजिया सुल्तान के नाम से, ठीक है। इसके भाई ने मार दिया था। इसने कोई लव मैरिज वगैरह का इसका कोई सीन हो गया था, तो उसके चक्कर में इसके भाई ने क्या कर दिया था, इसको मार दिया था। किसी ने भड़का दिया उसको कि रजिया सुल्तान और उसका हस्बैंड जो है वो तुझे मार देंगे, इससे अच्छा है कि तू उसे मार दे। तो उसने क्या कर दिया, अपनी ही बहन को मार दिया था। चलिए नेक्स्ट दिया है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था जी 1526 ईस्वी में। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पहले एक बार कुछ चीज़ें देख लो। तो पहला युद्ध कब हुआ था जी? 1526 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ अगर ये पूछा जाए तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। दूसरे की बात करते हैं कि पानीपत के पहले युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बाबर क्या था बच्चों, बाबर इस टाइम पे तोपों के साथ लड़ाई करी थी। अगर ऐसा पूछा जाए कि तोपों के साथ सबसे पहले लड़ाई किसने करी थी, तो वो बाबर ही था जिसने तोपों के साथ क्या किया था, युद्ध किया था। और जब तोपों के साथ लड़ाई होनी, एक साइड तलवार चल रही है एक साइड तोप चल रहे हैं, तो तोप ही जीतेंगे। तो बाबर क्या हुआ था, इसमें जीता था। चलिए नेक्स्ट दिया है कि शेर शाह का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता था? तो शेर शाह जो था वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अपना इसने बचपन बिताया था। नेक्स्ट दिया है कि शेर शाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो इब्राहिम सूर का जो मकबरा है वो नारनौल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट दिया है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ है जी 1556 ईस्वी में, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ ये पूछा जाए तो हेमू और अकबर के बीच क्या हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। अब इसमें जीता कौन था? तो इसमें जीता था अकबर। और हेमू अंतिम शासक था हिंदू जो दिल्ली की राजगद्दी पे बैठा था, ठीक है। इसमें क्या हो गया, अकबर जीत गया और हेमू को हार गया। जब हेमू हार गया तो यहाँ से मुगल बादशाह की जो सल्तनत है वो स्टार्ट होगी। चलिए नेक्स्ट दिया है किसने भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है? भाखड़ा नांगल डैम का जन्मदाता किसे माना जाता है? चलिए तो ये माना जाता है चौधरी छोटू राम को। चौधरी छोटू राम को भाखड़ा का क्या माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है। और ये कहाँ से जो है वो एंट्री करती है, ऐसा अगर कुछ पूछ लिया जाए तो भाखड़ा नांगल डैम जो होता है वो है अपना फतेहाबाद में। और फतेहाबाद में कहाँ पे बच्चों, इसका कमेंट आप लोग मुझे करके बता सकते हो। फतेहाबाद में एक ही तो चीज़ है, टोहाना, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, इसका प्रवेश माना जाता है। नेक्स्ट है कि हरियाणा में कितने मंडल हैं? तो हरियाणा में टोटल मंडल 4 पहले थे और आज के टाइम पे नंबर ऑफ मंडल कितने हो गए, GHARJKF। यानी कि आज के टाइम पे जो नंबर ऑफ मंडल की संख्या है वो इस हिसाब से, एक ट्रिक के हिसाब से हम लोग पढ़ सकते हैं।
कि कितने मंडल हो सकते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में हरियाणा में नंबर ऑफ मंडल की संख्या कितनी है? जी 2 बार आ गया ना, जी 2 बार आ गया। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं मंडल की संख्या। तो हरियाणा में मंडल की संख्या कितनी है बच्चों? आज के टाइम पे 6 है, और जब तक हरियाणा पहले के टाइम पे जब हरियाणा बना था तो उस टाइम पे कितनी थी? 6 मंडल, 4 मंडल थे। चलिए, अब ये 6 मंडल कौन कौन से हैं जो आज के टाइम पे हैं? देख लो, यहाँ पर दिखा नहीं रखे। गुड़गांव मंडल में कितने ज़िले आते हैं? तो गुड़गांव मंडल में टोटल मेरे जो ज़िले आते हैं वो ज़िले आते हैं जी 3 कौन कौन से? अगर गुड़गांव के बारे में बात करते हैं तो स्टार्टिंग में जब हरियाणा बना था उस टाइम पे 4 ही मंडल थे, बाद में उन मंडलों को बढ़ा दिया गया और वर्तमान में 6 मंडल बताए गए हैं। तो 6 मंडलों के बारे में आपको लोगों को बता देता हूँ। एक तो अम्बाड़ा आता है, एक करनाल आता है, एक हिसार आता है, एक रोहतक आता है, एक गुरुग्राम आता है और एक फरीदाबाद आता है। अम्बाड़ा मंडल के बारे में बात करते हैं तो अम्बाड़ा मंडल में मेरे टोटल कितने ज़िले हैं? नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट 4 हैं। अम्बाड़ा के बाद अगर हम बात करते हैं करनाल में, तो करनाल में नंबर ऑफ़ 3 है। कितने ज़िलों के बारे में बात करें आप? ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा हिसार। हिसार सबसे बड़ा मंडल है, और हिसार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हिसार में बच्चों मेरे टोटल कितने ज़िले आते हैं? तो हिसार में जितने भी ज़िले आते हैं वो आते हैं 4, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मंडल जो होगा वो हिसार होगा। नेक्स्ट आता है मेरा रोहतक। रोहतक में सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं जी, 5 ज़िले आते हैं रोहतक में। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा गुरुग्राम। गुरुग्राम में बच्चों 3 ज़िले आते हैं, और 3 ज़िले कौन कौन से आते हैं? एक तो खुद गुड़गांव होगा, जिसका नाम होगा वो तो होगा ही होगा, प्लस दूसरा क्या है? रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। ठीक है, ये मेवात, फरीदाबाद और पलवल, ये किस में आते हैं बच्चों? अब फरीदाबाद मंडल बन गया तो फरीदाबाद मंडल में ये 3 आते हैं। ठीक है, गुड़गांव में आते हैं रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव, 3 खुद। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोगों के सारे के सारे मंडल जो हैं वो कवर हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अम्बाड़ा मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो यहाँ पे दिखाया गया है कि अम्बाड़ा मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो अम्बाड़ा जो मंडल है उसमें मेरे 4 ज़िले आते हैं। एक तो पंचकुला आता है, एक यमुनानगर आता है, एक खुद अम्बाड़ा आता है और एक कुरुक्षेत्र आता है। ठीक है, ये 5 जिलों वाली जो चीज़ है वो गलत है, तो कैथल नहीं आता इसमें 4 ही आते हैं, पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट दिया गया है कि रोहतक मंडल में कौन से ज़िले हैं? रोहतक मंडल में सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं। एक तो खुद मेरा रोहतक आता है, दूसरा बच्चों झज्जर आता है। ठीक है, तीसरा कौन सा आता है? भिवानी आता है, सोनीपत आता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है? एक भिवानी आता है। भिवानी के बाद एक जो नया ज़िला बना था चरखी दादरी। ठीक है, तो चरखी दादरी आता है। तो पानीपत और करनाल जो है वो इसमें नहीं आते। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हिसार में। तो हिसार क्या है? हिसार में एरिया में सबसे ज़्यादा बड़ा अगर मंडल की बात करें तो हिसार ही आएगा। एक तो हिसार आता है जिसमें, ठीक है, भिवानी नहीं आता। भिवानी किस में आता है? मेरा रोहतक में आता है। फतेहाबाद, सिरसा और जींद ये आते हैं। ठीक है, और जींद को क्या बोला जाता है? हरियाणा का दिल बोला जाता है, या हार्ट ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट दिया है कि जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना था तो इसमें कितने ज़िले शामिल थे? तो इसमें नंबर ऑफ 7 थे। अम्बाड़ा, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, हिसार और जींद, ये सारे के सारे ज़िले इस टाइम पे जब मेरा बना था उस टाइम पे थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा का 21वां ज़िला कौन सा और कब बना? ठीक है, तो ये 21वां ज़िला था जी पलवल। और पलवल बना कब था, इसके बारे में आप लोग मुझे बता सकते हो कि पलवल कब बना था? तो ये 15 अगस्त 2008 को बना था। यहाँ 13 अगस्त लिख रखा है, तो पलवल नाम याद रखना आप लोग 15 से। तो 15 अगस्त 2008 को मेरा पलवल बना था। नेक्स्ट दिया है कि हरियाणा के किस ज़िले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है? ठीक है, तो आज के टाइम पे सिर्फ महेंद्रगढ़ का है, लेकिन पहले के टाइम पे एक और ज़िला भी था जो था मेरा मेवात। मेवात का भी पहले किस में था बच्चों? नूह में था। और वर्तमान में क्या है? महेंद्रगढ़ का नारनौल है जिसका हेडक्वार्टर। ठीक है, हेडक्वार्टर क्या है? महेंद्रगढ़ में ना होके नारनौल में है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट दिया है कि देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है? तो ये है भाड़सा झज्जर में। ठीक है, तो भाड़सा झज्जर में क्या हो रहा है? कैंसर संस्थान बनाया गया है। काफ़ी फेमस रहा था ये थोड़े टाइम पहले, अगर आप 2016-17 की बात करें, ठीक है, 2018 की बात करें तो उस टाइम पे काफ़ी चर्चा में था ये। नेक्स्ट है, हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है जो अभी चल रहा है? ठीक है, इसमें 4 यूनिट है, 700 मेगावाट की। ठीक है, 700 मेगावाट की बहुत बड़ी यूनिट होती है। 250 मेगावाट बिजली बनेगी परमाणु से। तो ये गोरखपुर में है। गोरखपुर कहाँ पे स्थित है? फतेहाबाद में। ये यूपी वाला गोरखपुर नहीं है, फतेहाबाद का गोरखपुर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट दिया है
कि ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी, याद रखना। ठीक है, ओलंपिक में एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करते हैं तो और बहुत लोग आ गए, ये स्टार्टिंग की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा स्थान आता है? तो 20वां आता है। और हरियाणा के अगर लौह पुरुष पूछ ली जाए कौन है, तो चौधरी बंसीलाल जो है वो हरियाणा के लौह पुरुष हैं। तो यहाँ तक 45 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, ऐसे ही सीरीज हमारी चलती रहेगी। तो कोशिश रहेगी कि कल का जो वीडियो है कम से कम आपको 1 से 2 घंटे का वीडियो मिले, जिसके अंदर हम 400 से 500 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लें। तो आप लोग सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन आए आपके पास सबसे पहले उसका इन्फॉर्मेशन पहुंचे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।